नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगिता दर्पण में। मैं हूं प्रशांत। आज हम बात करने जा रहे हैं नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 के बारे में। पेपर 2 एज वेल एज 3 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए इसे डिटेल से देखते हैं क्या प्रोविजंस हैं बिल के। सबसे पहले अगर न्यूज़ की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अपना अप्रूवल दिया है कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। आइए अब बिल के प्रोविजंस देख लेते हैं। सबसे पहला प्रोविजन है NRF यानी कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विल बी एस्टैब्लिश्ड। अब बेसिकली NRF एक एपेक्स बॉडी होगी जो इंडिया में जितना भी साइंटिफिक रिसर्च होता है उसे गाइड करेगी, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी, एज वेल एज फंडिंग के भी जो इश्यूज हैं उन्हें भी रिजॉल्व करेगी। सेकेंड प्रोविजन है रिपीलेशन ऑफ SERB यानी कि साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। अब ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। NRF बिल के थ्रू SERB को रिपील कर दिया जाएगा और जो सारे फंक्शंस हैं वो NRF परफॉर्म करेगा। अब एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की अगर बात की जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होगा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी NRF के लिए, एज वेल एज यहाँ पर एक गवर्निंग बोर्ड होगा गवर्न करने के लिए, और इस गवर्निंग बोर्ड के एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सेकेंडली जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे इस गवर्निंग बोर्ड के वो होंगे यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज वेल एज यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। देन यहाँ पर एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी जो कि फंक्शनिंग को गवर्न करेगी, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो चेयरपर्सन होंगे ये होंगे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें NRF के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आता है कि साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करना और इसे कंडक्ट करवाना। सेकेंडली जो भी फंडिंग इश्यूज हैं वो टैकल करना, एज वेल एज इक्विटेबल फंडिंग प्रोवाइड करना। बेसिकली होता क्या है कि साइंस एंड टेक में बहुत ही ज़्यादा फंडिंग दे दी जाती है और जो अदर फील्ड्स हैं ना वहाँ पे रिसर्च के लिए फंडिंग काफ़ी कम अवेलेबल होती है। दिस इज़ द रीज़न कि इक्विटेबल फंडिंग प्रोवाइड कराना रिसर्च के लिए लगभग सारी फील्ड्स में। तीसरा, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को बढ़ाना और प्रमोट करना। अब अगर हम इंडिया के केस में देखें तो रिसर्च में जो फंडिंग जाती है ना वो मेजर जो फंडिंग होती है वो गवर्नमेंट की तरफ से जाती है, बट अगर हम बाकी फॉरेन कंट्रीज से और स्पेसिफिकली डेवलप कंट्रीज से अगर कंपेयर करें तो वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो NRF का एक ये भी ऑब्जेक्टिव होगा कि इंडिया में प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन रिसर्च के लिए बढ़ाई जाए। देन NRF का ये काम होगा कि जो भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है एज वेल एज जो भी पॉलिसी फ्रेमवर्क है ये इतना स्मूथ हो कि प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज इंडस्ट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाए एज वेल एज फंडिंग प्रोवाइड करे। देन NRF का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जितने कॉलेजेस एज वेल एज यूनिवर्सिटीज़ हैं वो साइंटिफिक रिसर्च में पार्टिसिपेट करें। अब यहाँ पे एक डेटा देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में लगभग 39 से 40,000 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं और इनमें से साइंटिफिक रिसर्च में 1% भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जो रिसर्च में पार्टिसिपेशन है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की इट इज़ लेस देन 1% इन इंडिया। तो इसे प्रमोट करना और बढ़ाना। देन टू बिल्ड रिसर्च कैपेसिटीज इन यूनिवर्सिटीज। अब बेसिकली प्रोफेसरशिप के लिए रिसर्चर्स को मोटिवेट करना, एनकरेज करना। सिग्निफिकेंस क्या होगा? सिग्निफिकेंस होगा सबसे पहला प्रमोटिंग रिसर्च इन अदर फील्ड्स। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में साइंस एंड टेक के लिए बहुत ही ज़्यादा रिसर्च में फंडिंग प्रोवाइड की जाती है, बट अदर जो ह्यूमैनिटीज़ हैं, आर्ट्स हैं, इन फील्ड्स के लिए बेसिकली रिसर्च की फंडिंग प्रोवाइड बहुत कम की जाती है। ये सबसे बड़ा एक हर्डल है कि जो ह्यूमैनिटीज़ की फील्ड्स हैं, जो आर्ट्स की फील्ड्स हैं, वहाँ पर रिसर्च नहीं हो पाता है। नेशनल प्रायोरिटीज़ को प्रमोट करना। अब नेशनल प्रायोरिटीज़ कहाँ लाए करती हैं R&D के लिए वो आउटलाइन करना NRF का काम होगा। अब बेसिकली एग्जाम्पल के लिए हम ऐसे समझते हैं कि इंडिया हाल फिलहाल पॉल्यूशन को मिनिमाइज़ करने के लिए और अपना नेट ज़ीरो के टारगेट्स को अचीव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। तो बेसिकली सस्टेनेबल लिविंग एज वेल एज रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में जो भी रिसर्च होगा
उसे प्रमोट करने की हाल फिलहाल में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। एज वेल एज इंडिजिनस प्रोडक्शन, इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग, ये भी नेशनल प्रायोरिटीज़ हैं। तो इन सारी फील्ड्स में रिसर्च को प्रमोट किया जा सकता है और ऐसी जो भी नेशनल प्रायोरिटीज़ हैं उन्हें आउटलाइन करना और उनके ऊपर रिसर्च के लिए फंडिंग प्रोवाइड कराना, ये एनआरएफ का मेन सिग्निफिकेंस होगा। देन थर्ड आता है फंडिंग। अब बेसिकली अगले 5 साल में एनआरएफ के थ्रू लगभग 50,000 करोड़ की फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। अब यहाँ पे एक डेटा अगर हम देखना चाहें कंपैरिजन के लिए, तो इंडिया कितना कम रिसर्च में खर्च करता है, हम इस डेटा से देख सकते हैं कि इंडिया की जो रिसर्च स्पेंडिंग है इट इज़ अराउंड 0.5 to 0.7% ऑफ द जीडीपी। रिसर्च के लिए इतनी फंडिंग जाती है, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज़ के केस में हम देखें तो इट इज़ 2 to 5% ऑफ देयर जीडीपी। स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट यूएसए, जापान। यहाँ 2 से 5% तक जीडीपी का जो हिस्सा है वो रिसर्च के लिए जाता है। तो आप देख सकते हैं कि रिसर्च में कितनी कम फंडिंग प्रोवाइड की जा रही है इंडिया के केस में। तो इस फंडिंग को हाल फिलहाल में एनआरएफ का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि फंडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को भी बढ़ाया जाए, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर भी, इंडस्ट्री भी रिसर्च को प्रमोट करे एज वेल एज फंड करे। अब गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की हम बात कर लेते हैं, अगर रिसर्च की हम बात कर ही रहे हैं तो। हालांकि गवर्नमेंट रिसर्च को लेके बहुत ही ज़्यादा सीरियस है और पिछले एक डेकेड में बहुत सारी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आई हैं स्पेसिफिकली रिसर्च को लेकर के। यहाँ पे सबसे पहला इनिशिएटिव है साइन लैंग्वेज एस्ट्रो लैब। दूसरा आता है CSIR का नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, इट इज़ इन दिल्ली। तीसरा आता है 1 वीक 1 लैब। अब बेसिकली वीकली बेसिस पे जनरल पब्लिक के लिए लैब की एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये वाला इनिशिएटिव लाया गया। देन साइंस एंड हेरिटेज रिसर्च इनिशिएटिव। अगला आता है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस, एज वेल एज मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, यानी कि मिशन माहिर। ये भी मिशन माहिर रिसेंटली ही लॉन्च किया गया है। अब वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें तो वे फॉरवर्ड बेसिकली क्या हो सकता है। सबसे पहली बात तो कि रिसर्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब रिसर्च बेसिकली अगर आप किसी भी प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन ढूंढने निकलते हैं तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा, और वो सोल्यूशन आपको कितने टाइम रिसर्च करने के बाद मिलेगा और कितने एफर्ट के बाद मिलेगा ये किसी को भी नहीं पता होता है। बट बेसिकली किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिसर्च करना ज़रूरी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखें, इंडिया में ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ये भी एक रिसर्च का हॉट टॉपिक है। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी, सस्टेनेबल फ्यूल्स, इन सब के ऊपर हाल फिलहाल में रिसर्च करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रीज़न बिंग इंडिया की ऑयल डिपेंडेंसी एज वेल एज लाइक जो ऑयल की डिमांड्स हैं वो टोटली इम्पोर्ट डिपेंडेंट है। इंडिया ऑलमोस्ट जितना ऑयल की रिक्वायरमेंट है उसका 85 से 88% ऑयल इम्पोर्ट करता है। तो यहाँ पे सस्टेनेबल एनर्जी एज वेल एज ग्रीन एनर्जी की बहुत ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हमें मूव करना हमारी मजबूरी है। अब उस पर अगर हम रिसर्च नहीं करेंगे, एक्चुअल में रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर रिसर्च करने की क्यों ज़रूरत है? बेसिकली उसकी कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए, और कोई फंडा नहीं है। या फिर कोई नया इनोवेटिव आइडिया मिल जाए जिसकी कॉस्ट भी कम हो और जो एक्सेसिबल भी हो, तो ऐसी चीज़ों के लिए रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। स्पेसिफिकली जब हमारी जो नेशनल प्रायोरिटीज़ हैं वो काफ़ी अलग हो और काफ़ी फ्यूचरिस्टिक हों। तो यहाँ पे वे फॉरवर्ड हो सकता है कि ब्रॉडनिंग द रिसर्च पार्टिसिपेशन। अब जैसा कि हमने देखा कि स्पेसिफिकली साइंस एंड टेक के केस में रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा फंडिंग प्रोवाइड की जाती है, बट ये सिमिलर केस नहीं है ह्यूमैनिटीज़ एज वेल एज आर्ट्स के लिए। तो यहाँ पे रिसर्च पार्टिसिपेशन को ब्रॉडन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि ह्यूमैनिटीज़ एज वेल एज आर्ट्स की तरफ भी लोग मूव करें रिसर्च के लिए। अब एनआरएफ के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, एनआरएफ अगर अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लेता है तो इंडिया का जो रिसर्च इकोसिस्टम है वो काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव करेगा और आगे हमें बहुत अच्छी डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है। रीज़न बीइंग, फर्स्ट ऑफ ऑल एनआरएफ का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो रिसर्च को डाइवर्सिफाई करना, अदर फील्ड्स तक लेकर जाना। दूसरा, फंडिंग प्रोवाइड करना। तीसरा है कि जो भी पॉलिसी फ्रेमवर्क है या फिर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसे स्मूदन करना, जिससे कि इंडस्ट्री भी रिसर्च में ईजिली पार्टिसिपेट करे एज वेल एज फंडिंग प्रोवाइड करे। तो ये हमने देखा एनआरएफ बिल के बारे में, उसके प्रोविजंस पे बात की और डिटेल से डिस्कस किया कि इंडिया में हाल फिलहाल में रिसर्च की क्या कंडीशन है
ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।